चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन हु सेल गुड्स टू अर्न प्रॉफिट्स। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ नो चेंज। एक ऐसी स्टेज जहां पे चाहे प्रोड्यूसर है चाहे कंज्यूमर है, वो अपनी स्पेंडिंग को चेंज नहीं करना चाहता। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और प्रोड्यूसर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। एक ऐसी स्टेज जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके जो भी नोट्स हैं वो लिंक में नीचे आपको मिल जाएंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन where producer gets maximum profit. It also refers to the state of rest where no change is required. ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है और प्रॉफिट की टाइप्स क्या है। प्रॉफिट अल्टीमेटली जब प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स सेल करता है और उसको जो कॉस्ट पड़ती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर को 100 रुपये पड़ी कॉस्ट और उसने गुड्स सेल किए 120 में, तो जो इनका डिफरेंस है 20 रुपीज, ये प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेलिंग जो कॉस्ट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो सेलिंग प्राइस होता है ये जो उसने कमाया उसे हम बोलते हैं रिसीट्स। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, या फिर प्रॉफिट्स आर द एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर एक्सपेंडिचर, कि जितना ज्यादा हमें जो एक्सेस इसके ऊपर का हिस्सा रिसीट्स का पोर्शन है उसे हम प्रॉफिट्स बोलेंगे। तो प्रॉफिट्स की डेफिनेशन है इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो सेल से मिला, ओवर एक्सपेंडिचर, इन अदर वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन जो सेलिंग होता है वो हमारा होता है रेवेन्यू और ये हमारी होगी कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो भी हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अगर मैं फॉर्मूला में जाऊं तो प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारी होगी प्रॉफिट की डेफिनेशन। अब आते हैं प्रॉफिट के टाइप्स। प्रॉफिट को टाइप्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आ गई हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। कॉस्ट में हमने 2 चीजें की थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जब हम चीजें बाहर से हायर करते हैं और जिसके ऊपर हमें एक्चुअल खर्चा देना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर से लेबर हायर की, वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जब हमने घर से ही कोई चीज उठा के अपने बिजनेस में लगा दी, फर्नीचर, घर का फर्नीचर, या फिर हमने अपने पेरेंट्स को कह दिया, भाई बहन को कह दिया कि आके हमारे साथ काम करो, तो हम उन्हें एक्चुअल में पैसे नहीं देते लेकिन हम उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया आउटसाइड खर्चा, जो हम पे करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया वो खर्चा जो हम एक्चुअल में पे नहीं करते। इन दोनों से हम इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट जो अकाउंट्स की बुक में हम नोट करते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट जब पढ़ते हैं तो ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। वेयर एफ जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तब हम जो खर्चा हुआ ही नहीं है हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स में बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड होती हैं, और अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ये दोनों में फर्क होता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सबसे पहले अगेन प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीसी माइनस टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इधर भी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इसमें अगेन हम कॉस्ट की कैटेगरी में ही जाएंगे। कॉस्ट की अगर हमने कैटेगरी पढ़ी थी तो दो तरीके की होती हैं, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो हमारे रोज के खर्चे हैं, जो हमें, अगर हमने लेबर बढ़ाई तो हमने उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, अगर हमने लेबर कम कर दी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कोई चीज बनानी नहीं है, अगर मैंने एक लेबर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग 10 रुपये कॉस्ट है, अगर मैंने लेबर बढ़ाई तो मेरे उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर मेरी लेबर कम हुई तो कॉस्ट कम हो जाएगी। वेयरएज फिक्स कॉस्ट वो है, फॉर एग्जांपल लैंड का रेंट, जो आपको पे करना ही करना है, चाहे जितनी मर्जी लेबर बढ़ाओ, लेकिन ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। जो लेबर के बढ़ने से, ये कोई भी चीज के फैक्टर के बढ़ने से चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट, जो फैक्टर के बढ़ने से चेंज नहीं होता वो फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होता है, उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। तो ग्रॉस को हम टीआर माइनस टीवीसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीसी में सिर्फ टीवीसी इंक्लूड होगा। ये होता है ग्रॉस। नेट होता है एक्चुअल, ये होता है मोटा मोटा, ये हो गया एक्चुअल। जब हम मोटा मोटा काउंट करते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, वेयर एज जब हम नेट काउंट करते हैं तब हमने फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करनी है, क्योंकि उसमें हम टोटल जितना भी खर्चा हो सकता है वो टोटल काट लिया, उसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें टीवीसी और टीएफसी दोनों इंक्लूड होंगे, वो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा, टीआर माइनस दोनों का, और वेयर एज ग्रॉस में सिर्फ और सिर्फ टीवीसी माइनस होगा, टीएफसी माइनस नहीं होगा। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिफरेंस। लास्ट हमारा आ जाता है कैटेगरी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स
एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर जनरल टर्म्स में बताऊं, जो एक्चुअल हमें प्रॉफिट्स होते हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को बोलते हैं, एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट्स हम लॉसेस को बोलते हैं। ये एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है। अल्टीमेटली जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा है एंड कॉस्ट कम है, तब हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट। जब जितना खर्चा उतने ही कॉस्ट है, जितना खर्चा उतने ही हमारी इनकम है, तब हमारा होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें जितना हमने कमाया उतना ही खर्चा किया, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। लॉसेस, खर्चा ज्यादा कमाई कम, मतलब रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है, तो ये हमारे लॉसेस या सब नॉर्मल प्रॉफिट्स में आता है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो इसे हम टोटल रेवेन्यू जब हमारा बड़ा होता है टोटल कॉस्ट से, तब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। जब दोनों इक्वल होते हैं तब नॉर्मल प्रॉफिट्स, और जब ये कम होता है और टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है तब हमारे सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसी वे में जब मैं दोनों को क्यू से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा बन जाता है AR, ये बन जाता है मेरा AC। तो अगर मैं और वर्ड्स में लिखूं तो AR जब बड़ा है AC से तब भी मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होगा। जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं तब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स, और जब एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से तब मेरा सब नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा। तो ये 3 कैटेगरीज थी मेरी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं TRTC अप्रोच, अगला पढ़ते हैं हम MRMC अप्रोच। ये आपको सिलेबस से डिलीटेड है, तो आपको सिर्फ MRMC अप्रोच आनी है। इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले दोनों में फर्क क्या है? परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होती है जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है, और इम्परफेक्ट जहां पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। एंड आपको सिलेबस से ये पोर्शन भी डिलीटेड है, तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू MRMC अप्रोच अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन। TRTC भी डिलीटेड है और इम्परफेक्ट भी डिलीटेड है। तो अब हम ये शुरू करने लगे हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, MRMC अप्रोच, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो पहले इसके स्टेप्स, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है, जो हम पहले कर चुके हैं। फिर आएंगी कंडीशंस, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। बस इसमें यही स्टेप्स है। डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। डेफिनेशन में आएगा
Producer equilibrium is a situation where producer gets maximum satisfaction, that is, he gets maximum profits. This happens under perfect competition. It means producer can sell any quantity only at fixed price due to perfect competition. Conditions, हम conditions पे आते हैं. इसमें हमारी दो conditions होती हैं. पहली condition, MR should be equal to MC. दूसरी condition, MC is rising. MC बढ़ना चाहिए. इसका क्या मतलब है, जब हम डायग्राम करेंगे हमें तब समझ आएगा. हम MC is rising को ये भी लिख सकते हैं जब MC MR से बड़ा हो जाए. ठीक है, टेबल पे आते हैं. पहले लेना है हमने यूनिट्स. MR MC करें ड्रॉ. यूनिट्स आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7. MR, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो MR परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि MR इक्वल टू प्राइस होता है. ये हमने रेवेन्यू चैप्टर में किया था. अगर नहीं किया तो रेवेन्यू चैप्टर एक बार खोल के रिकॉल कर लेना. तो MR हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं 10. MC मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है, एक टाइम के बाद इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं. तो पहले हम डिक्रीज करते हैं 11 10 9 8, फिर इंक्रीज कर रहे हैं 9 10 11. तो टेक्निकली हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग MR इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग. इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहे हैं. एक ये वाला एट यूनिट 2 और एक ये वाला एट यूनिट 6. ठीक है, अब पहली कंडीशन तो दोनों पे हो रही है सेटिस्फाई, लेकिन अब ये और ये इन दोनों में से कौन सा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो देखेंगे. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होगा जिसके बाद MC हमारा बढ़ना शुरू होगा. अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे MC बड़ा है MR से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बाद की बात कर रहे हैं हम. इस पॉइंट पे MC हमारा MR से छोटा है. इस पे MC इक्वल आ गया. अगेन इसके बाद इस पॉइंट के बाद MC मेरा बढ़ना शुरू हो गया MR से. देखो MC बड़ा है MR छोटा है. इसका क्या मतलब, क्यों हम इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे तो ये मेरा बनेगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इक्वल यहाँ पे भी इक्वल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि MR डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे MR बढ़ रहा है. ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेरा ये पॉइंट होगा. अब ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो. अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है -1, क्योंकि कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो -1 आ गया. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 1 0 -1. अगर मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, रुकना क्यों है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा. तो अगर मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ तो उसके बाद होने वाले प्रॉफिट्स को मैं छोड़ रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट तो हुआ नहीं. जब मैं यहाँ पे रुक रही हूँ तो इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस हो रहे हैं, इसके बाद मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो मुझे, अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसके बाद मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे. इसलिए एट यूनिट 6 ओनली प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे. अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू. ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पे आएगा हमारी क्वांटिटी, नीचे आएगी या यूनिट्स, यहाँ पे आएगा MR MC. तो जब मैंने ये लाइन बनाई, ये मेरी बनी MR की लाइन, ये मेरी बनी MC की लाइन.
तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं एट यूनिट 2 एंड एट यूनिट 6, जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों इक्वल हैं, एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ पे भी एंड एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ पे भी। लेकिन इसके बाद ये हमारा एम आर है और ये हमारी कॉस्ट है। ध्यान से देखो, इतना रेवेन्यू और इतनी कॉस्ट, हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट हमारी कम है, तो ये हमारे प्रॉफिट्स हुए, तो ये मेरे फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे रुक जाती हूँ तो ये फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स मैं छोड़ रही हूँ, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये नहीं हुआ, इसलिए ये वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इसके बाद ध्यान से देखो ये कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट जाएगी और ये रेवेन्यू, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ लॉसेज हो रहे हैं, इसलिए ये मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? नाम दे देना इसको, ए नाम दे देना, बी नाम दे देना। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, एम आर रिमेन्स कांस्टेंट, producer will be in equilibrium when he will satisfy both conditions. When prices remain constant, firms sell any level of output at fixed price, that is MR equal to AR, MR equal to price. There are 2 points where MR equal to MC, at point A and at point B. Point A will not be equilibrium because at point A or after point A, there are still remain some profits. Or after point A, MR is greater than MC. But according to our second condition, MC should be greater than MR. At point B, there will be producer equilibrium because after this point, MR is less than MC or MC is rising. Thus, this is the point of producer equilibrium. इससे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे क्योंकि हमने टीआरटी से अप्रोच नहीं किया, ये उसका कॉन्सेप्ट है, बट हमें एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है तो वो पता होना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे टीआर और टीसी इक्वल होते हैं या फिर एआर और एसी इक्वल होते हैं, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस, उसके नोट्स अभी आपको साथ में नीचे जो लिंक अटैच है उसमें मिल जाएगी पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी आपको ग्रुप में भेजा जा चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये आता है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन टीआर इक्वल टू टीसी और एआर इक्वल टू एसी, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा हमारा आ जाता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पे फर्म सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जितना हमारी कमाई हो रही है उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ रोज का खर्चा निकल रहा है, जो फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स रेंट है लैंड का, वो पे नहीं हो रहा। तो उसको पे करने के लिए या तो उसे लोन लेने पड़ रहे हैं या कुछ ना कुछ और उधार लेना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में फर्म क्या करती है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्म ने अपनी फर्म बंद कर दी, इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए उसने अपने खर्चे को कम कर दिया, ये रोक दिया ताकि उसका बाकी खर्चा निकल सके, उसे हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, शट डाउन पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे फर्म की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, जहां पे टीआर इक्वल टू टीवीसी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बनता है डू यू एग्री दैट शट डाउन पॉइंट मीन्स शटिंग डाउन द फर्म, येस और नो। तो इसमें हमने आंसर लिखना है नो, शटिंग डाउन द फर्म इज नॉट represented by shutdown point. It is the point where TR equal to TVC, that firm is covering only variable cost. At this point, firm will suspend its cost for some time. ठीक है, ये आपको सारा नोट्स में मिल जाएगा। इससे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंप्लीटली चैप्टर खत्म हो चुका है। इतना ही चैप्टर है, ये तैयार कर लेना।